हेलो दोस्तों। द हॉरर ट्रूथ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो अब वक्त है डरने का और कुछ डरावनी कहानियाँ सुनने का विष्णु के साथ। तो आज की हमारी कहानी हमें भेजी है रमेश जी ने। तो चलिए उनकी कहानी शुरू करते हैं। आज भी उस खौफनाक घटना की वजह से हॉस्टल का वो कमरा बंद है। मेरा नाम रमेश है। ये बात तब की है जब नीलेश मुझे पहली बार कॉलेज में मिला। हम दोनों अलग अलग ज़िले से थे। हम दोनों का ही वो पहला साल था। मैं और नीलेश एक ही क्लास में थे और धीरे धीरे मैं और नीलेश बहुत ही पक्के दोस्त बन गए। हम दोनों ही एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताया करते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है जब उसने मुझे पहली बार अपने डर के बारे में बताया। मैं आपको बता दूं कि नीलेश एकदम निडर लड़का था। उसे किसी बात का डर नहीं लगता था। नीलेश हॉस्टल में रहता था और मैं अपने रिश्तेदार के साथ उनके घर पर रहता था। उस दिन नीलेश बहुत ही सहमा हुआ लग रहा था। मैंने उससे कहा, जो भी हुआ है मुझे बता दो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तब नीलेश ने हकलाते हुए कहा, भाई रात में जब मैं 1 बजे टॉयलेट करने के लिए उठा था तो मैंने देखा कि एक काला साया मुझे देख रहा है जो मेरे रूममेट के बिस्तर के आगे खड़ा है। मैं उस काले साये को अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा और जब मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो वो साया अचानक से वहाँ से गायब हो गया। मुझे लगा ये मेरा भ्रम है और मैं फिर से सो गया। लेकिन फिर जब मैं अगली सुबह उठा तो मैं हर रोज़ की तरह कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था। तब मैंने अपने बेंच पर देखा, मेरी किताबों पर काले काले धब्बे हो गए हैं। लेकिन मुझे कॉलेज जाने के लिए देरी हो रही थी, इसलिए मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कॉलेज के लिए निकल गया। लेकिन उस दिन मैं पूरे दिन पढ़ाई में अपना ध्यान नहीं लगा पाया। फिर मैं शाम को वापस हॉस्टल आया, पर मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। फिर मैंने सोचा, चलो थोड़ा नहा लेता हूँ। फिर जब मैं नहाकर अपने शरीर को टॉवल से पोंछ रहा था तो मैंने देखा कि मेरे बाजू में वैसा ही काले धब्बे पड़ गए हैं। तो मैंने देखा मेरी बाजू पर भी वैसे ही काले धब्बे पड़ गए हैं जैसे कि मैंने सुबह किताबों पर देखे थे। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया ये सोचकर कि मुझे कोई एलर्जी या बीमारी हो रही है। डॉक्टर ने जब मेरे बाजू के काले धब्बे देखे तो डॉक्टर ने कहा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अलग जगह का पानी पीने की वजह से हुआ है, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। फिर मैं रिलैक्स हो गया और वापस अपने हॉस्टल आ गया। हर रोज़ की तरह मैं अपनी डायरी लिख रहा था। मुझे हर एक बात अपनी डायरी में लिखने की आदत है और उस समय मेरा रूममेट भी बाहर गया हुआ था। थोड़ी देर बाद डायरी लिखते समय मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि मुझे कोई बुला रहा हो। 2-3 बार आवाज़ आने पर मैंने रूम का दरवाज़ा खोला और देखा। हर किसी के दरवाजे बंद थे और गैलरी पूरी खाली थी। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि पूरा फ्लोर खाली खाली लग रहा था। फिर मैंने दरवाजे को बंद किया और अपने बिस्तर पर सोने चला गया। लेकिन फिर अचानक से ही मुझे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने डरते हुए दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि ये तो मेरा रूममेट है जो बाहर खड़ा है। उसे देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरी जान में जान आ गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। मैंने रात में सोचा ये सारी बात मैं तुम्हें बताऊंगा और फिर सो गया। सुबह उठा तो मुझे बहुत बुखार लग रहा था। फिर मैंने बुखार की गोली ली और कॉलेज चला गया और अभी तुम्हें आकर ये सब बता रहा हूँ। मैंने कहा, नीलेश भाई तू वो हॉस्टल खाली कर दे। तो उसने कहा, हॉस्टल तो मैं भी खाली करना चाहता हूँ, पर मैंने पूरी फ़ीस हॉस्टल की दे दी है और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं हैं, इसलिए मुझे 2 हफ्ते और उस हॉस्टल में गुजारने पड़ेंगे। फिर मैंने कहा, तो नीलेश बता मैं तेरी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो नीलेश ने मुझसे कहा,
कि भाई तू सिर्फ 2 हफ्ते मेरे साथ उस हॉस्टल में रुक जा। मैंने कहा, नीलेश, मेरे गांव की टिकट आज की ही है। मैं तुम्हें बताना भूल गया था। आज मुझे गांव ज़रूरी काम से जाना पड़ेगा। लेकिन नीलेश भाई, तू चिंता मत कर, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। फिर मैं तुम्हारे साथ उस हॉस्टल में रहूंगा। नीलेश ने मुझसे कहा, ठीक है भाई, तुम जल्दी आ जाना। इसके बाद मैं नीलेश को छोड़कर अपने गांव चला गया। मेरे गांव जाने के बाद नीलेश के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका पछतावा मुझे आज भी है। 1 हफ्ते बाद जब मैं वापस कॉलेज आया तो मैंने देखा कि नीलेश कॉलेज नहीं आया था। फिर मैंने सोचा कि नीलेश को कॉल करता हूँ। मैंने जब नीलेश को कॉल किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने नेट ऑन किया, सोचा कि उसको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूँ। जैसे ही मैंने अपना नेट ऑन किया तो उसके कई मैसेज आ गए। मेरे गांव में नेटवर्क नहीं रहता है, इसलिए मैंने अपने मोबाइल को चेक ही नहीं किया था। ये मैसेज नीलेश ने मुझे 4 दिन पहले किए थे और मैं आज देख रहा हूँ। नीलेश ने उसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारे पास कई बार कॉल किया पर तुम्हारा नंबर नेटवर्क से बाहर बता रहा था, इसलिए मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं बच नहीं पाऊँगा। इसलिए मैंने अपनी सारी कहानी अपनी डायरी में लिख दी है और वो मैंने अपने हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे अपनी डायरी फेंक दी है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी डायरी से मेरी ज़िंदगी की असलियत लोगों के सामने तुम लाना। तुम मेरे भाई से भी बढ़कर हो। बस इतना ही मैसेज नीलय ने मुझे भेजा था और उसी मैसेज के अनुसार मैं उसके हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया, जहां मुझे एक डायरी मिली। मैंने उस डायरी को खोला तो देखा कि ये नीलेश की ही डायरी है। मैंने देर न करते हुए डायरी को उसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया। जहाँ तक नीलेश ने मुझे अपनी कहानी बताई थी, उसके आगे के पेज को मैंने पलटा। वहाँ नीलेश ने लिखा था, आज मैं वापस अपने हॉस्टल में रात में आया हूँ। मैंने अपने कमरे में पहुँचकर देखा, मेरा रूममेट वहाँ नहीं है और सारे कपड़े और सामान बिखरा पड़ा है। मुझे लगा कि मेरे बगल वाले रूम के लोगों की ये हरकत होगी। मैं बाहर गया, देखा मेरा फ्लोर पर सबके रूम में ताले लगे हैं। फिर मुझे लगा कि ये सब शायद मेरे रूममेट ने ही किया होगा। रूम की इस हालत के बारे में मैं हॉस्टल मैनेजर को बोलने गया और मैंने अपना रूम नंबर बताया। मैंने ये भी कहा मुझे शक है कि ये सब मेरे रूममेट ने किया है। मैनेजर ने रजिस्टर निकाला और मेरे रूम नंबर की लिस्ट निकाली और उसने जो कहा उससे तो मेरे पैरों तले मानो धरती ही खिसक गई हो। उन्होंने कहा कि तुम्हारा रूम में सिर्फ तुम ही रहते हो, रजिस्टर में सिर्फ तुम्हारा नाम ही है, उस रूम में अभी कोई और नहीं रहता। मैंने कहा नहीं, वहाँ एक लड़का मेरे साथ रहता है, उसका नाम राहुल है। तब मैनेजर ने थोड़ा सोचने के बाद बताया, राहुल नाम का लड़का आज से 1 साल पहले उसी रूम में रहता था, जिसकी लाश एक दिन उसी के कमरे से मिली। उसने चिट्ठी में लिखा था वो फेल होने की वजह से और पढ़ाई की डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहा है। इतना कहकर मैनेजर अपने घर की ओर निकल जाता है। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैंने सोचा अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल जाता हूँ। कुछ दिन मैं कहीं भी रह लूँगा, पर यहाँ नहीं रहूँगा। मैं अपने रूम में पहुँचा और सामान पैक करने लगा। अचानक ही कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मैं खोलने की कोशिश करता रहा, पर वो नहीं खुला। फिर मैं जल्दी से अपने मोबाइल निकाला और तुम्हें फ़ोन लगाया। जब फ़ोन नहीं लगा तो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया और तभी मेरे सामने राहुल की आत्मा आकर खड़ी हो गई। मेरे कमरे में एकदम अंधेरा हो गया था और मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया और टॉर्च जलाकर
डायरी में बाकी सारी बातें लिखकर उसे खिड़की से बाहर पेड़ के नीचे फेंक दिया। इसके आगे डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था। नीलेश के साथ क्या हुआ ये मुझे जानना था। इसलिए मैं नीलेश की डायरी पढ़ने के बाद तुरंत ही उसके हॉस्टल में उसके मैनेजर से मिलने गया और उनसे मैंने पूछा कि नीलेश कहाँ है। उन्होंने दुख से बोला, 3 दिन पहले सुबह को उसके कमरे में उसकी लाश मिली। अब वो हमारे बीच नहीं रहा। मैंने पूछा, कैसे हुआ ये सब? तो उन्होंने कहा, किसी को भी नहीं पता। सभी को यही लगता है कि ये सब एक सुसाइड है, पर मुझे लगता है कि उसे राहुल की आत्मा ने ही मारा था। उन्होंने कहा, अब उस कमरे में ताला लगा दिया गया है और आज भी उस हॉस्टल का वो कमरा बंद है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल द हॉरर ट्रूथ को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप भी अपनी सच्ची डरावनी कहानियाँ हमें भेजना चाहते हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर अपनी सच्ची डरावनी कहानियाँ हमें भेज सकते हैं।